वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। जो भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि उनका एग्जाम जो है मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर में हो सकता है या नवंबर में हो सकता है, क्योंकि कल ही मैंने एजुकेशन के एडिसिक्स पे एक वीडियो दिया था जिसमें बताया गया है, उस टेंडर के नोटिस के अधीन बताया गया है दोस्तों कि इनकी तैयारी सब कुछ सही चल रही है अभी तक, और ये अपना रिपोर्ट कर रहे हैं रेलवे इंडियन रेलवे गवर्नमेंट को। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम जो है दिसंबर नवंबर में ले लिए जाएं, लेकिन आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस पे ज़्यादा फोकस करना है। हम लेकर आ रहे हैं रोज आपको यहाँ पे क्लास, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे करीब 10 वर्षों से ज़्यादा, जी हाँ 10 वर्षों से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एक अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे सवाल भी लेकर आते हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उस सेक्टर से वो भी लेकर आते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके का वीडियो आपको सुबह में दिया जा रहा है जो कि करंट का कवर कर रहा है आपको। ठीक है, एंड ऑफ मंथ यानी कि 30 जून को आपको एक करंट अफेयर का भी वीडियो दे दिया जाएगा जो कि पूरे मंथ का करंट अफेयर होगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग हमारे साथ जुड़कर। यहाँ पे चलिए लेकर चलते हैं अब इन सभी तथ्यों पे। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के। शुरुआत करते हैं आज के इस सिनारियो का, जहाँ पे 40 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। अधिकतर भारतीयों का संबंध किस समूह से है? चलिए, जो हमारे देश भारत में बहुत सारी जाति, प्रजाति, जनजाति का मिला जुला एक समूह है, इसको हम लोग कहते हैं कॉकेसाइड। इट्स नोट कर लीजिएगा, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, इट्स कॉकेसाइड। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ये शासकीय अधिकारियों का विचार था कि जो वहाँ के लोग हैं, काले गोरे का मतभेद ना पैदा हो, उनके समूहों के बीच में टकराव ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रेड इंडियन को कहा गया दोस्तों। जी हाँ नोट कर सकते हैं, सी अमेरिंड नोट कर सकते हैं, इट्स अमेरिंड यानी कि अमेरिका के निवासी। नोट कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानसूनी फसल है ये चावल, जिसको हम लोग पैडी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो ये लिख लीजिएगा। जी हाँ, औरायज्जा। ठीक है, औरायज्जा सैटिवा। ठीक है, ये इसका पूर्ण नाम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है, और ये एक मानसूनी फसल है। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए पूरे विश्व भर में तो मक्का के बाद सबसे ज़्यादा अगर खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है तो वो है चावल यानी कि धान का ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आंसर करिएगा, सी मानसूनी फसल है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र रसदार फलों यानी कि नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, नींबू जो प्रजाति है एक खट्टा फल प्रजाति है। ठीक है, यानी कि खट्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर करिएगा, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध रसदार फल होते हैं। ठीक है, हमारा देश भी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आता है क्या? तो आप आंसर नीचे कमेंट करेंगे हाँ या ना में, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में ही पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ियों के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ये सारा प्रश्न है अभी फिलहाल, और इसके बाद आपको हिस्ट्री और पॉलिटी और साथ में यहाँ पे मिलेगा आपको यह साइंस के क्वेश्चन भी। बिल्कुल यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे यह इट्स अ डी, शीतोष्ण प्रदेश। नोट कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र है, तो जो शीतोष्ण प्रदेश है हमारे देश का। जी हाँ, दक्षिण भाग जो है शीतोष्ण प्रदेश भी है हमारे, तो ये जाना जाता है मुलायम लकड़ियों के बारे में। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तर भारत। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मैंने दक्षिण बोल दिया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्र है, और जम्मू कश्मीर, वहाँ पे मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, यहाँ पे आंसर कमेंट करते हुए चलना आपको। मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर करिएगा, चाइना इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए, चीन से रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ पे कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है करंट में। CU फॉर कोरोना और VI फॉर वायरस, और
डी फॉर डिजीज, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज। और 19 किस लिए, तो ये नवंबर 2019 में इसका केस पाया गया चाइना में, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा, ठीक है। और चीन के बाद मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, चीन के बाद अगर बात करें तो ये है दोस्तों भारत अपना, ठीक है, दूसरे पावदान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, चीन ही है। सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है चाइना में, और यहाँ सिगरेट का उत्पादन और वयस्क धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, तादाद यहाँ पे। और तंबाकू जो है उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में कृषि भूमि तथा ताजे जल संशोधन का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए ताजा जल से ही इसका क्या होता है, तो सिंचाई होता है, इसकी खेती होती है। और ये चाइना जो है सबसे नंबर 1 पे है इसमें खेती के लिए तंबाकू के। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से। बिल्कुल बहुत सही उत्तर कर रहे हैं, अगर आप उत्तर कर रहे हैं ए, यूएसए, जी हाँ नोट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, याद रखिए, लंबे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन भारत में भी मुख्यतः कपास होते हैं, लेकिन कौन सा क्षेत्र जो है भारत का ये कपास की उत्पादन करता है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में अगर उत्पादन का क्षेत्र पूछ दे आपसे अगर, तो बताइएगा महाराष्ट्र, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है इस राज्य में, जी हाँ महाराष्ट्र में, ओके। और मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ क्षेत्र में भी कुछ कपास की खेती होती है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा इट्स सी, जी हाँ नोट कर सकते हैं, सी, यानी कि मक्खन तथा घी का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में पूछे तो बताना है, ठीक है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर, मक्खन तथा घी का उत्पादन करता है। क्योंकि देखिए भारत जो है यहाँ पे हर तरह की जाति प्रजाति, मैंने बोला, यहाँ निवास करते हैं। जो कि अगर उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें या उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, तो यहाँ पे लोग पशुपालन यानी कि जो गाय भैंस का पालन करते हैं उस पर ज़्यादा लोग ध्यान केंद्रित रखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मक्खन और घी, जी हाँ, ये बनाए जाते, उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, संसार का, जी हाँ दोस्तों नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जी हाँ इट्स ए, चाइना ही है सबसे बड़ा उत्पादक देश, जी हाँ चाइना है। और 300 करोड़ का ये परिव्यय है। यहाँ पे एक जो योजना है नीली क्रांति के तहत आया था, मत्स्य पालन, ठीक है, और जिसका फलस्वरूप मछली उत्पादन का जो 3 वर्षों में तुलनात्मक रूप यहाँ पे 18.86% की वृद्धि हर साल की जाती है। यह दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना विश्व भर में, जो कि 26% अकेले वो उत्पादन करता है पूरे विश्व का, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। चाइना से अगर सवाल देखिए बार बार आ रहा है तो याद रखिएगा एक चीज, इसकी राजधानी बीजिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, तो बीजिंग होती है। और यहाँ की जो करेंसी होती है वो क्या होती है, तो रेनिनबी होती है, रेनिनबी, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जी जिनपिंग है, ठीक है। चलिए नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इनमें कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं रखता है। चलिए अब इतिहास से क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, आंसर कीजिएगा। जैन दर्शन से संबंधित नहीं रखता है तो वो है दोस्तों इट्स बी, न्यायवाद। दोस्तों न्यायवाद किससे संबंधित रखता है, न्यायवाद किससे संबंधित रखता है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, ये वाद विवाद के बारे में भी आपको पढ़ना है, जो बौद्ध धर्म में और आपके जैन धर्म में, तो न्यायवाद किससे संबंधित है आपको आंसर करना होगा यहाँ पे दोस्तों। या इट्स यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, बी हो जाएगा, जो कि संबंधित नहीं है जैन से, ठीक है, लेकिन ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की थी रीति शुरू की थी। आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का, इट्स ए, सातवाहन। जी नोट कर सकते हैं, सातवाहन वंश ने जी हाँ ब्राह्मणों को भूमि उपहार करने की रीति शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं।
भारत में सोने की सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। आंसर हो जाएगा इट्स ए इंडो पार्क। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यह भारत के किसी राज्य के द्वारा जो जारी प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है और 127 ईस्वी, ये कि आपको बता देना चाहते हैं कुषाण राजा थे कनिष्क, जिन कनिष्क प्रथम है ना, याद रखिएगा कुषाण के राजा थे कनिष्क प्रथम, उनके द्वारा सबसे पहले जारी किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए आखा गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा कुषाण के राजा थे। जी हाँ, नोट कर लेंगे दोस्तों। इट्स डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कनिष्क प्रथम, कुषाण के राजा थे कनिष्क प्रथम, याद रखिएगा। इनका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको पीडीएफ में सुधार भी दूंगा इस चीज को। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इट्स अ डी, दंती वर्मन। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी दंती वर्मन। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो बाद में पुलकेशिन प्रथम थे, उन्होंने अपने चालुक्यों की राजधानी बादामी बदल दी थी, यानी कि बादामी चले आए थे उनको राजधानी लेकर। किसने? चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित किया था। बादामी एक्चुअली आपको बता दें कि वातापी के नाम से भी जाना गया। जी हाँ, जय सिम्हा जो कि इस वंश का एक प्रथम शासक भी हुआ। पुलकेशिन प्रथम यह चालुक्य राम साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कौन? तो नोट कर सकते हैं इसका पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे दोस्तों? इट्स अ सी, पुलकेशिन प्रथम, ये इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन जय सिम्हा जो है ये इस वंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, लेकिन संस्थापक पूछ रहा है यहाँ पे, तो पुलकेशिन प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किसी चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था। चलिए तो किस चीनी यात्री ने किया था? हर्षवर्धन के समय काल में यहाँ हेन स्वांग आए थे। नोट कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। हर्षवर्धन का आत्मकथा किसने लिखा था? याद रखिएगा, बाणभट्ट इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। जी हाँ, किस गुप्त राजा ने अपने शासन में अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों इन्होंने? जी हाँ, वो थे कुमार गुप्त प्रथम इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। जी हाँ, किस गुप्त राजा ने शासन में अपने अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ गुप्त प्रथम। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो एक इनके राजा हुआ करते थे, गुप्त राजा स्कंदगुप्त की सेना ने उसको खदेड़ भी दिया था। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को अपनाया और भिक्षुओं की तरह भीख मांगना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको खदेड़ दिया था अपने राज्य से भी। जी हाँ, कुमार गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किया है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। समुद्रगुप्त इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये अपने सिक्के जब जारी किया था तो उस पर बांसुरी बजाते हुए, यहाँ एक वीणा बजाते हुए ये प्रस्तुत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? आंसर करेंगे दोस्तों। बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ बी, त्योरम इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, त्योरम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स ऋषभ देव इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। होमोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये लोहा होता है। इट्स Fe इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। आयरन कहते हैं जो कि, जी हाँ, हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों? तो हमारे शरीर में जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको अपृष्ठवंशियों के तहत ऊतकों में पहुंचाना। ठीक है,
याद रखिएगा, लौह युक्त होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जी हाँ, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है दोस्तों? तो ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ए बी ग्रुप वालों को दिया जा सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग है। चलिए यहाँ पे आंसर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आंसर हो जाएगा इट्स सी, वर्णघाता रोग जो है ये लिंग संलग्न रोग है, नोट कर सकते हैं इट्स सी। और ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल नोट कर सकते हैं, ये अंग्रेजी चिकित्सक थे जो कि शरीर रचना और विज्ञान और शरीर विज्ञान के मौलिक योगदान के लिए इनको जाना जाता है। ये फेमस थे दोस्तों रक्त परिसंचरण के लिए। ठीक है, चलिए कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, इट्स ए, जी हाँ टॉन्सिल। जी हाँ, नोट कर लेंगे दोस्तों, अंगरक्षक रोगाणुओं का विनाश करता है ये टॉन्सिल, हमारे शरीर में गले में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप कभी यहाँ पे शरीर का पुलिस रक्षक के बारे में पूछा जाए, है ना, तो एक तो होता है लसिका उत्तक, या फिर इसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, लसिका उत्तक या फिर टॉन्सिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मज का संगठन होता है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स ए, या 22+X। ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। पिता का अगर ए ब्लड ग्रुप है और माता का बी ब्लड ग्रुप हो तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। जी हाँ, उनके अंदर ए बी ओ ए बी चारों हो सकते हैं। ठीक है, ये संभव नहीं है कि जो उनका ब्लड ग्रुप है वही उनका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वाधिक रुधिर दाता रक्त ग्रुप कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए जल्दी से दोस्तों यहाँ पे। बिल्कुल आंसर कीजिएगा डी, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है दोस्तों यहाँ पे, ये क्या है, तो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए सर्वाधिक रुधिर दाता इसको कहते हैं दोस्तों। आर एच कारक, या आर एच कारक जो है खोजकर्ता कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे 29 का यहाँ पे। बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे इट्स डी, या लैंडस्टीनर और बीनर, नोट कर सकते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों। सूत्री विभाजन, नोट कर लीजिएगा, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इट्स डी, एनाफेज, नोट कर सकते हैं, जी हाँ एनाफेज। और अर्धसूत्री विभाजन में तो ये किस अवस्था में होते हैं, तो युग्मकों की अवस्था में होते हैं, जो कि कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका क्या शक्तियों का निहित होती है? देखिए राष्ट्रपति शासन की बात हुई है यहाँ पे, तो याद रखिएगा सारा जो समस्त कार्यपालिका होता है वो किसके निहित होता है, तो राष्ट्रपति के निहित रहता है, यानी कि सर्वे सर्वा जो पूरे देश का मालिक होगा वो उस समय प्रेसिडेंट होगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, और राज्य में है तो राज्यपाल होता है ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों इट्स बी, जीवी मावलंकर, नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है, बिल्कुल बी, यानी कि स्पीकर ही होता है दोस्तों। और आर्टिकल 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन से आर्टिकल, तो याद रखिएगा 118 के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। चलिए कौन सी समिति थी दोस्तों, ये बताना है आपको। जी हाँ, नोट कर सकते हैं इट्स बी, बलवंत राय मेहता समिति। जी हाँ, पंचायती राज तंत्र जो है सबसे पहले कहाँ लाया गया, तो राजस्थान में लाया गया था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इसको लागू किया गया था।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। यहाँ सूचना का अधिकार जो है ये शामिल नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, यानी कि आधारित नहीं है, ठीक है। तो व्यय जो है यानी कि इकोनॉमिक से थोड़ा क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिएगा दोस्तों बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन, सॉरी पॉलिटी से क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा उसका भत्ता, ठीक है। चलिए याद रखिएगा आंसर क्या है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, जी हाँ, विश्वास प्रस्ताव। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे जल्दी से फटाफट। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? देखिए अभी तक यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए दोस्तों तो कभी नहीं किया गया है, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा जी हाँ अगर की जाएगी तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो 360 से वित्तीय या आर्थिक आपातकाल लगाने का प्रावधान रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 360 जो है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसका मतलब होता है वित्तीय आपातकाल देश में अभी तक नहीं लाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स डी, बिना किसी राज्य की सहमति से संसद जो है वो कोई भी एक नया कानून बना सकती है, ला सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के महाभियोग लगाकर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आंसर बी करेक्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, 40 प्रश्न खत्म होते हैं हमारे साथ यहाँ पे, और वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लोग लेकर आ सके हम लोग। आज का सेट नंबर 3 था, यानी कि क्लास नंबर 3 था। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।